जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज योर पेट स्कैन। ओके, पेट स्कैन न्यूली एडिटेड टॉपिक है इन ए लेवल्स 2 मेडिकल फिजिक्स, ठीक है। एंड पेट स्कैन इज अ टेक्नोलॉजी which is based on gamma rays radiations, ठीक है। इट इज अ टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हो? मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? गुड, शुक्र अल्लाह का। आगे हो, नहीं तो मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी थी वैसे। अच्छा, तो हम लोग पेट स्कैन की बात कर रहे थे। पेट स्कैन बेसिकली आज हमारा लास्ट टॉपिक है मेडिकल फिजिक्स का, तो आई वांटेड कि मैं इसको जल्दी जल्दी फिनिश कर दूं। तो ये आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बेटा विच इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ठीक है। न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। अब न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि हम इसको गैमा रेडिएशन से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड परफॉर्म्ड बाय गैमा रे फोटॉन्स आर परफॉर्म्ड ड्यू टू गैमा रेज, गैमा रे फोटॉन्स, ठीक है। बाकी इसकी डिटेल्स हम लोग देखेंगे वन बाय वन कि कैसे होती है, बट मेनली हम लोग इसको गैमा रेज के थ्रू करते हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये कि अनलाइक अदर टेक्नोलॉजीज इट इज नॉट परफॉर्म फ्रॉम आउटसाइड टू इन, ठीक है। ये हमारे पास बॉडी के अंदर से गैमा रेडिएशन जनरेट होती है, उनको हम लोग ट्रेस आउट करते हैं। सो अनलाइक अदर रिमोट सेंसर्स या रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, आपके पास इस टेक्निक में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, पेट स्कैन इज परफॉर्म फ्रॉम इनर टू आउटर। पेट स्कैन आपके पास क्या होता है? पेट स्कैन इज परफॉर्म्ड फ्रॉम outside to sorry, from inside to outside, from inside body to out, inside body to out। ये इसका एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि पहले आप रेडिएशंस फेंकते थे, जितने भी हमने डायग्नोसिस किए हैं उनमें लोग रेडिएशंस फेंकते थे एंड दोज रेडिएशंस वर रिफ्लेक्टिंग बैक फ्रॉम द बाउंड सैंपल। वो चाहे आपका अल्ट्रासाउंड है, चाहे वो आपका एक्सरेज है, कुछ भी है, ठीक है, सीटी स्कैन है। आप अल्ट्रासाउंड मतलब आप रेडिएशंस फेंकते थे या वेव्स को इंसिडेंट करते थे एंड दोज वेव्स वर रिफ्लेक्टेड बैक एंड देन वी वर गेटिंग एन इमेज। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज बेसिकली परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ द रेडिएशंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम इनसाइड द बॉडी। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पेट स्कैन कहते हैं। तो पेट स्कैन के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि मेडिकल और न्यूक्लियर ट्रेसर्स आर यूज्ड, a nuclear or medical tracers are used for that one. Medical tracers are used, ठीक है। आपके पास ट्रेसर्स क्या होते हैं? दीज आर सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जिनको हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई और लोकलाइज सम सॉर्ट ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो ट्रेसर्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि व्हाट आर द ट्रेसर्स। ट्रेसर्स आर एक्चुअली those chemical compounds in which one or more of its atom have been replaced by, ये प्रॉपर मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि the chemical compounds, chemical compounds in which one or more of its atoms, in which one or more of its atoms are replaced by radioactive nuclei, right? I mean radioactive isotopes, replaced by radioactive isotopes, ठीक है जी। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की हम लोग बात कर लेते हैं कि दे आर रिप्लेस्ड बाय रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। और उनकी प्रॉपर्टी ये होती है, radioactive isotopes of the same elements that can be used to, and they are used to localized, ठीक है। localized का मतलब ये होता है कि to show, to highlight, they are used to
localize or follow the progress insights, or to follow the progress of the system or setup inside progress of the compound of living tissue. ठीक है, progress of any compound जो भी आपके पास वहां पे एग्जिस्ट करता है in living tissues. ठीक है, आपके पास जिस टिश्यू के ऊपर और जिस केमिकल कंपाउंड को आप रिप्लेस कर रहे हैं, उस कंपाउंड की लिविंग टिश्यू के साथ परफॉर्मेंस क्या है, प्रोग्रेस क्या है, उसको हम एक ट्रेसर कहते हैं. तो ट्रेसर की डेफिनेशन आपने याद रखनी है. सिंपली आपको ये पता है कि आइसोटोप्स क्या होते हैं. आइसोटोप्स आर दोज एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर. तो उसकी वजह से उनका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. इसलिए आपकी केमिस्ट्री ऑफ द बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता आइसोटोप्स बॉडी में इंजेक्ट करने से. ठीक है, सो द एटम्स ऑफ elements, yeah, same elements with same physical properties, same chemical properties. ठीक है ना हसन, chemical properties and different physical properties. तो उसकी वजह से आपके पास जिस कंपाउंड के साथ इनको रिप्लेस किया जाता है, दैट कंपाउंड इज नॉट हार्मफुल केमिकली. ठीक है, ठीक है, तो दैट्स वाई केमिकल प्रॉपर्टीज में बॉडी में हमारी सारी की सारी जो प्रोसेसिंग चल रही थी वो केमिकल प्रॉपर्टीज से चल रही होती है. दैट्स वाई केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज्ड इनसाइड द बॉडी. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी आर नॉट चेंज्ड. अब मैं इसके प्रोसीजर पे आता हूं. ठीक है, मैंने आपको छोटा मोटा ट्रेसर्स वगैरह के सारे बारे में आइडेंटिफिकेशन दे दी. अब इसको पॉजिट्रॉन पेट स्कैन क्यों कहा जाता है? कि बेसिकली पेट स्कैन is based on positron emitting or positron emission tomographic scan, इसको आप कह सकते हो. तो पेट स्कैन के बारे में अब हम लोग आते हैं. मैंने इससे पहले आपको सारा जो न्यूक्लियर रेडिएशन हैं, ट्रीटमेंट स्कैन वो है, ट्रेसर्स हैं, आइसोटोप्स हैं, उसकी डिटेल्स बताई. सो पेट स्कैन इट इज पॉजिट्रॉन emission या positron emission of या positron emission टोमोग्राफिक स्कैन. इसका अच्छा सा मुश्किल नाम है. ठीक है, टोमोग्राफिक स्कैन इसको हम लोग कहते हैं. तो अगर आप इसको गौर से देखें तो हमारे पास जो ये पेट स्कैन की पूरी साइंस है वो इस एक वर्ड पे है, पॉजिट्रॉन इमिशन. तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट डज इट मीन बाय पॉजिट्रॉन इमिशन. ठीक है, आपके पास पॉजिट्रॉन का इमिशन क्या होता है और कहाँ होता है. तो आप मुझे ये बता सकते हैं पॉजिट्रॉन क्या चीज होती है? पॉजिट्रॉन के बारे में कोई आइडिया, थोड़ा बहुत छोटा मोटा आइडिया, पॉजिट्रॉन क्या चीज होती है? Positron is basically a positive beta particle. Is a positive beta particle. ठीक है, और ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल आपका किसी भी डिके के दौरान जनरेट हो सकता है. जनरेटेड ड्यू टू वीक इंटरेक्शंस. ठीक है, जनरेटेड ड्यू टू वीक इंटरेक्शंस. ठीक, अब ये जो वीक इंटरेक्शंस हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हम कहीं पर भी कोई ऐसा मटेरियल अब हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें से पॉजिट्रॉन्स जनरेट होंगे, तो आप ये कह सकते हो कि यानी इन पेट स्कैन दोज ट्रेसर्स आर यूज्ड व्हिच इमिट्स पॉजिट्रॉन. सो पेट स्कैन में जो ट्रेसर यूज किए जाते हैं, पेट स्कैन द ट्रेसर्स का मतलब मैंने आपको बताया रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं.
ट्रेसर्स emit पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, मैं अगेन लिख रहा हूँ। तो नॉर्मली हमारे पास जो पेट स्कैन में ट्रेसर यूज होता है दैट इज फ्लोरीन, ठीक है। अलॉन्ग विद, मैं यहाँ पर एक और चीज मेंशन कर रहा हूँ, आप लोगों ने एएस में पढ़ा होगा, विद अ न्यूट्रिनो, ठीक है, विद अ न्यूट्रिनो। जब भी आपका पॉजिटिव बीटा जनरेट होता है न्यूट्रिनो साथ में जनरेट होता है। तो पेट स्कैन में जो ट्रेसर यूज होता है फ्लोरीन 18 इज यूज्ड, ठीक है। फ्लोरीन का जो एक ट्रेसर है यानी एक आइसोटोप है, फ्लोरीन 18 इज यूज्ड एज अ ट्रेसर। डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट ट्रेसर्स हैं, बट यूजुअली हम फ्लोरीन 18 यूज करते हैं। और उसके जो यूजेस हैं वो बेसिकली हमारे पास डिफरेंट, आप यूँ समझ लो कि सिचुएशंस में उसको यूज किया जाता है, लाइक ब्रेन वगैरह का हेमरेज चेक करने के लिए, ट्यूमर चेक करने के लिए, वो मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। तो फ्लोरीन 18 इज यूज एज अ ट्रेसर। अब फ्लोरीन 18 का जो रिएक्शन है जब वो बीटा पॉजिटिव जनरेट करता है तो वो कैसे होता है, आपके पास ये होता है 9F18 दैट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के एक आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाता है विच इज योर 8O18 प्लस आपके पास एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जनरेट होता है, पॉजिटिव 1 and 0, प्लस आपके पास एक न्यूट्रिनो जनरेट होता है। दिस इज अ रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। मैं कोशिश करूंगा इसको मतलब ज्यादा डिटेल में लेके जाऊं समझाने के लिए, ठीक है। तो फ्लोरीन 18 प्लस माइनस प्लस दिस वन, तो आपके पास दिस इज व्हाट, दिस इज अ पॉजिट्रॉन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका एक पॉजिट्रॉन है, एक पार्टिकल है, ठीक हो गया जी। अब ये तो हमारे पास एक ट्रेसर का कॉन्सेप्ट हो गया कि ट्रेसर काम कैसे करता है और ट्रेसर को हम लोग यूटिलाइज कैसे करते हैं। अब फंक्शन ऑफ द ट्रेसर क्या है, सॉरी, फंक्शन ऑफ द ट्रेसर हमने बता दिया कि बेसिकली आपके पास जो पॉजिट्रॉन इमिशन है इट इज द फंक्शन ऑफ अ ट्रेसर है, फंक्शन ऑफ ट्रेसर। अब इस पॉजिट्रॉन को हम यूज कहाँ करते हैं या कैसे करते हैं, यूज ऑफ ट्रेसर। अब ट्रेसर को कैसे यूज करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। मैंने ये एक डायग्राम उठाई थी आपके साथ डिस्कस करने के लिए, ये आगे 1-2 पेजेस के बाद मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोबब्ली इसी पॉइंट के लिए मैंने उठाई थी कि ट्रेसर जब हम लोग किसी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ना कि तो वो वहां पर जाकर आपके पास ग्लूकोज के सेल्स के साथ कंबाइन हो जाता है। अ ट्रेसर इज इंजेक्टेड इन द बॉडी, ठीक है, tracer is injected in the body, ठीक, and it is attached with glucose molecules which are accumulated in the malignant portion of the body, ठीक है, which are accumulated in malignant या tumorous portion of tumorous part of tissues। इसका ना एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा बायोलॉजिकल फैक्ट याद रखना है कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं दे आर हैविंग वेरी हाई मेटाबॉलिक प्रोसेस एज कंपेयर टू द अदर। तो वहां पे आपके पास ग्लूकोज की एक्युमुलेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ग्लूकोज में आपका जो फ्लोरीन है ये रिप्लेस हो जाता है जाके
जो ग्लूकोज का क्लोरो सॉरी GBD आप कह सकते हैं, एक ट्रेसर यानी एक पूरा मॉलिक्यूल होता है, उसका एक कंप्लीट नाम है फ्लोरोग्लूको डीऑक्सी, इस तरह नाम है, मैं सॉरी नाम मेरे जहन से निकल गया, बट उसका एक प्रॉपर नाम है जो हम लोग इसको भेजते हैं। मैं इसको देख लेता हूँ, कहीं मेरे पास शायद लिखा हुआ होगा पेट स्कैन के उसमें। यस, पेट स्कैन में आई थिंक सो, आपको एक स्लाइड दिखानी भी है। यस, ये कुछ आपके पास पेट स्कैन से रिलेटेड कुछ स्लाइड्स हैं, और हाँ यस, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पास पॉजिटिव बीटा डीके के लिए मैंने एक यहाँ पर एक स्लाइड चेक करा था, तो उसमें मुझे ये मिली थी। यस एग्जैक्टली, यही चीज मुझे चाहिए थी। पेट स्कैन के दौरान ये देखें, ये इंजेक्शन का प्रोसीजर आप देख रहे हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जी सर। ये जो आपका सिंथेसाइज रेडियो ट्रेसर है, इट इज इंजेक्टेड इन द बॉडी, ठीक है। और इसकी मेजरमेंट्स वगैरह हम लोगों को लेनी जरूरी होती है, क्योंकि बगैर मेजरमेंट्स के अगर हम लोग इसको प्लेस करेंगे तो इट वुड बी डेंजरस फॉर द बॉडी। तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज दैट ट्रेसर विच इज बीइंग इंजेक्टेड इन द बॉडी। इसको हम पेट इमेजिंग ओवरव्यू कह सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जैसे नॉर्मल दूसरी मशीन होती हैं, ये भी उसी तरह की एक मशीन होती है, लेकिन इसमें ये आपका ट्रेसर बॉडी में जा रहा है, और देन दैट ट्रेसर वुड बी कनेक्टेड विद फ्लोर। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। इट इज FDG, ठीक है, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। आपको नजर आ रहा है कि हाउ इट इज बीइंग रेडिएटिंग। आपके बाकी भी फ्लोरीन है, लेकिन एक फ्लोरीन हमने कौन सा इसके साथ रिप्लेस कर दिया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ हमने एक ट्रेसर फ्लोरीन या रेडियो एक्टिव फ्लोरीन हम लोगों ने वहां पे हमने नहीं किया, हमने इंजेक्ट किया, और इंजेक्शन के बाद ये फ्लोरीन जाकर अकोमोलेट हो गया कहाँ पे, जहाँ पे आपके पास ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे, वहां पे ये अकोमोलेट हुआ, और अकोमोलेट होने के बाद इसने क्या किया, इट हैज रिलीज्ड वन बीटा पार्टिकल। ये देखिए, नाउ व्हाट हैपन, आपके पास न्यूट्रॉन is decayed into a proton, ठीक है, सॉरी proton is decayed into a neutron, और along with that a positron is emitted। तो जब आपके पास एक पॉजिट्रॉन इमिट हुआ, मैं बल्कि इसके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन करना चाह रहा हूँ। ये आप देखें, आपके पास एक फ्लोरीन है जो कि आपके पास रेडियो ट्रेसर के तौर पे काम कर रहा है। अब इसके बाद ये सारे का सारा इमेजिंग में मैं लेके जा रहा हूँ। इमेजिंग के दौरान आपके साथ बात करूंगा कि हाउ डू वी परफॉर्म दैट इमेजिंग, ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी कि हाउ डू दैट फ्लोरीन इज बीइंग अटैच्ड। मैं इसको वहां पर भी लेके जाता हूँ ताकि आपके पास नोट्स में भी ये चीज एड अप हो जाए, ठीक। और यस, ये आपके पास फ्लोरीन है जो बेसिकली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के साथ जाके ट्रेसर अटैच हो गया, और इस ट्रेसर को अटैच करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ से एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जनरेट करवाया। अब ये बड़ी मजे की बात है, ये फ्लोरीन इटसेल्फ जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जनरेट करेगा, उस पॉजिटिव बीटा पार्टिकल को हम लोग आगे चल के एक इलेक्ट्रॉन के साथ एनाइलेट करवाएंगे। तो एनाइलेशन के प्रोसेस के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जब आपने ये इसको इंजेक्ट किया, मैं इसको भी लेके जाता हूँ, ये भी क्योंकि आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड स्लाइड है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि यूज ऑफ ट्रेसर में आपने बॉडी में इस ट्रेसर को इंजेक्ट किया, और ये ट्रेसर आपके पास उस बॉडी में, ऑल्दो इट इज नॉट बीइंग शोन के ये यहाँ पे उस तरह मूव तो नहीं करेगा वहां पे, क्योंकि एक एनिमेशन के फॉर्म में लगा हुआ था प्रेजेंटेशन में, लेकिन वी कैन सी दैट कि ये आपके पास ट्रेसर इंजेक्ट करने के बाद का दूसरा स्टेप क्या है कि दैट ट्रेसर इज बेसिकली मूव्ड टू दिस पार्ट, ठीक है।
और उसके बाद ये जो ये हमारे पास ट्रेसर है, लेट से ये ट्रेसर आपका यहाँ से मूव करता करता दिस ट्रेसर हैज बीन रीच टू दिस पार्ट, और यहाँ पे आपके पास जो दिस इज द zoomed इन पार्ट ऑफ योर ग्लूकोज सेल। तो इस ग्लूकोज सेल में इस फ्लोरीन ने आकर कहाँ हिट किया इसको, इस फ्लोरीन ने आके यहाँ पे हिट किया। ये बेसिकली वो पार्ट है। तो ये आपको मैंने बेसिक एक डायग्राम के थ्रू ये चीज समझानी थी कि ट्रेसर आपका ऐसे काम करता है, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस चलाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, दैट इज कॉल्ड योर एनिहाइलेशन। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो जी सर। ये आपका सारे का सारा प्रोसीजर हो गया किसका, ट्रेसर का, यूज ऑफ ट्रेसर। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रेसर, एंड हाँ बस एक दो पॉइंट्स और लिखने हैं, दैट ट्रेसर इज रिप्लेस्ड by, or that tracer is replaced in glucose cells, and new glucose formation or new glucose molecule is fluorodeoxyglucose। ठीक है, तो ये अब आपके पास फ्लोरीन अटैच्ड ग्लूकोज है। डीऑक्सी मतलब ये बेसिकली अब हमारे पास ऑक्सीजन में ये ऑक्सीजन जनरेट करेगा। तो अब इस ट्रेसर ने क्या किया कि दैट एफडीजी, एक्चुअली ये पूरा मॉलिक्यूल हो गया, इट इमिट्स अ पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंड fluorine 18 is converted to oxygen 818 आइसोटोप। ठीक हो गया जी, यहां तक आपने ये बात याद रखनी है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है वो निकल के जाता है, दैट परफॉर्म्स एनिहाइलेशन। ठीक है, आप यूं समझ लें कि ये पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का मिक्सचर है, या एंटी पार्टिकल और पार्टिकल आपके आपस में अटैच होते हैं। तो देन द नेक्स्ट स्टेज इज एनिहाइलेशन का प्रोसेस है। ठीक है, एनिहाइलेशन, दैट इज, ठीक है, एनिहाइलेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो ये पॉजिटिव बीटा जनरेट हुआ, इट ट्रेसेस आउट द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द बॉडी। वो जो आपका टिश्यूज होते हैं ना, जो इन्फेक्टेड टिश्यूज होते हैं, ये वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को जाके हंट करता है। ठीक है, तो द प्रोसेस, मैं इस पहले प्रोसेस एनिहाइलेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोसेस इन विच टू पार्टिकल्स are merged together and two photons are emitted out. एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर mass to energy conversion। ठीक है, mass to energy conversion। आपके पास एनाहाइलेशन में टू पार्टिकल्स, ठीक है, टू पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड टू वेव्स, या आप यूं भी कह सकते हैं पार्टिकल टू वेव कन्वर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एनिहाइलेशन का प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, एनिहाइलेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान आपके पास जो पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जनरेट हुआ, द
positron of tracer is annihilated with the electrons of tissues electrons of tissues और उससे क्या होता है and these particles both of these particle and antiparticle both of these particle एक्चुअली ये पार्टिकल्स ही हैं हमारे पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल आपका जो पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है वन ऑफ देम इज पार्टिकल एंड द सेकंड वन इज एंटी पार्टिकल ऑफ दैट एंटी पार्टिकल आर converted into waves मतलब electromagnetic waves और electromagnetic waves बेसिकली gamma rays ठीक है और टिपिकली अगर हम लोग बात करें तो ये किस में चले जाते हैं गैमा रेज में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक और मॉडल सेम्स लाइक दिस कि आपके पास जो बल्कि मैं पहले इक्वेशन बता देता हूँ एंड देन वी विल यूज अ मॉडल टू रिप्रेजेंट दिस ऑल इक्वेशन में आपने ये देखना है कि आपके पास एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल आई मीन एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है दैट इज कन्वर्टेड टू अ फोटोन ठीक है एंड अ फोटोन ठीक इसमें कन्वर्ट होता है और जब ये कन्वर्शन आपकी एग्जिस्ट करती है तो आप ये समझ लें कि ये दो फोटॉन्स आपके निकले यहाँ से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबली जो आपके लॉज हैं वो कंजर्व होते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन आपके सारे के सारे वैलिड हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें कंजर्व होती हैं वी हैव टू फॉलो दैट एज वेल पहली बात आपका मोमेंटम इज कंजर्व ठीक है टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ वेव्स ये कंजर्व होता है दूसरा आपके पास एनर्जी कंजर्व होती है दीज आर द मेजर चेंजेस तीसरी बात आपके पास चार्ज कंजर्व होता है ठीक है चौथी बात आपके पास मैस कंजर्व होती है ठीक है मैस नंबर भी कह सकते हैं आप लोग ये सारी चीजें आपकी कंजर्व होती हैं अब इक्वेशन क्या लगती है इस पूरे के ऊपर हमारी थ्योरी क्या है दैट थ्योरी इज योर आइंस्टाइंस मैस एनर्जी कन्वर्शन इक्वेशन ठीक है ये पेट स्कैन सारा उसके ऊपर बेस्ड है ठीक है तो लेट्स मॉड्यूलेट दैट ये आपके पास एक पॉजिटिव पार्टिकल आ रहा है ठीक है और देर इज अ नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ये दोनों यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं मर्ज हो जाते हैं ठीक है एंड ओवर हेयर यहाँ से आपके पास दो फोटॉन्स जनरेट होते हैं दीज टू फोटॉन्स आर जनरेटेड एट अ रेफरेंस लाइन जिसको हम लोग बेसिकली लाइन ऑफ रिस्पॉन्स कहते हैं दिस इज अ फोटोन ठीक है और इसी तरह आपके पास ये एक फोटोन जनरेट होगा तो एक्चुअली पार्टिकल्स से फोटोन बनने का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग एनिहाइलेशन का प्रोसेस कहते हैं ये आपके दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे आके मर्ज हो गए एंड देन आफ्टर मर्जिंग दे आर कन्वर्टेड टू टू फोटॉन्स अब इस पूरे प्रोसेस को अगर हम लोग पोर्ट्रे करें तो दैट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन mass energy equation mass energy equation ठीक है तो अगर आप mass energy equation एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रूल यहाँ पे लगाएंगे तो वी विल बी एबल टू नाउ दैट कि आपके पास E is equals to E is equals to mc square that will be followed over here अब ये जो आपके पास एनर्जी है ना दिस इज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ठीक है सो आपके पास दो पार्टिकल्स हैं तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू ई टोटल विल बी इक्वल्स टू 2 times mass of both of the particles into c square क्योंकि आपको पता है कि mass of the electron is 9.11 into 10 raised power minus 31 kg similarly
mass of the positron is same as 9.11 into 10 raised power minus 31 kg. ये masses हैं, ठीक है। तो अब आप अगर इन दोनों को देखें तो दे आर कन्वर्टेड इनटू अ फोटोन विद हैज द स्पीड c which is 3.0 into 10 raised power 8 meters per second. तो आपका जो टोटल एनर्जी जनरेट होती है दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू E is equals to 2 into 9.11, कैलकुलेटर रेडी रखना है, minus 31 into 3.0 into 10 raised power 8 whole square. तो बताइए what will be the energy of those two photons? सर एक मिनट, कैलकुलेटर नीचे है। अच्छा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ बस, ठीक है आप रुको, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी कैलकुलेशंस के बाद आती है आपके पास 1.64 एक्सपोनेंट माइनस 13 जाओ, 1.64 एक्सपोनेंट माइनस 13 जॉल। और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आपके पास आ जाएगी दैट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1.6, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1.6 माइनस 19 से, तो ये तकरीबन आपके पास 1.02 इंटू 10 की पावर 6 जॉल बनती है, जिसको मैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 1.02। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है 1.02, और ये कैलकुलेशन आपके उसमें सिलेबस में वो पूछता है आपसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास टोटल एनर्जी है जो दो फोटॉन्स के साथ इमर्ज होने से बनती है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? अगर दो फोटॉन्स आपके मर्ज होते हैं तो दो पार्टिकल्स आपके मर्ज होते हैं, सॉरी आई वाज जस्ट स्कैटर्ड। अब मसला क्या है, साइंटिस्ट को कैसे पता चला वहां से आपके फोटॉन्स निकलते हैं और वो भी गैमा रे फोटॉन्स निकलते हैं? अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन E is equals to HF या HC by lambda आप कह लें, और यू कैन से दैट HF कहते हैं आप, ठीक है। E is equals to HF। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं विच आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू E अपॉन H, तो इसको जरा कैलकुलेट करके देखते हैं ये किस रेंज की फ्रीक्वेंसी है। तो देन व्हेन दे केम टू नाउ जो फ्रीक्वेंसी इज 1.64 1.64 into 10 raised power minus 13 divided by 6.63 into 10 raised power minus 34। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है ना, दिस इज मतलब स्टुमेंडस, ये आपके पास आ जाती है जी 1.64 into 10 power 34। यस, आपके पास ये कैलकुलेशन आ जाएगी 1.24 into 10 raised power 20 हर्ट्ज। ये टोटल नहीं है, ये बेसिकली आप यूँ समझ लो, बल्कि आप अगर इसको आप कैलकुलेशंस करोगे तो ये कैलकुलेशंस आपके पास एक फोटॉन की नहीं आएगी, ये आपके पास दो फोटॉन की आएगी। जब दो फोटॉन की आएगी तो दो फोटॉन की एनर्जी को हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करके मेरे पास आंसर आ रहा था 2.48 इंटू 10 रेज़ पावर 20 हर्ट्ज, ये टोटल आ गई। लेकिन आपको किसी एक की अगर एनर्जी निकालनी है तो आप इसको डिवाइड बाय 2 कर लीजिए एंड यू विल गेट 1.24 इंटू 10 रेज़ पावर 20 हर्ट्ज, जो कि आपके पास किस रेंज में फॉल करती है, दैट फॉल्स इन गैमा रेज। किसमें फॉल करती है? गैमा रेज में फॉल करती है। तो इसलिए हम लोग एस्टोनिश थे कि यार ये जो दो रेडिएशंस निकली हैं, दीज टू आर बेसिकली द गैमा रे रेडिएशंस, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो आपसे ये कैलकुलेशंस लास्ट में पूछी जाती हैं। अब इसी तरह जब हम लोग पार्टिकल और मोमेंटम के ऊपर बात करते हैं, तो ये आपके पास m1 है, ये आपके पास m2 है, एंड देन दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू टू फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ, इसकी है λ1
और इसकी वेवलेंथ है आपके पास λ2, आइडेंटिकल फोटॉन्स हैं, ठीक है। अब इन आइडेंटिकल फोटॉन्स के लिए, सॉरी ये काफी मुश्किल होता है डायगोनल में लिखना, ये फोटॉन है। अब ना एक मसला है, आपके पास जो पार्टिकल्स थे, इन पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है, इट वाज हैविंग मोमेंटम m1 u1, इट वाज हैविंग मोमेंटम m2 u2, लेकिन जो वेव्स हैं, वेव्स का मोमेंटम तो आपने डी ब्रोगली वेवलेंथ में पढ़ा था कि देयर मोमेंटम इज h बाय λ1 एंड दिस इट्स मोमेंटम इज h बाय λ2। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप कहते हो कि m1 u1 माइनस m2 u2 is equals to h by λ1 माइनस h by λ2। तो दोनों फोटॉन्स आपके क्योंकि एक ही वेवलेंथ के जनरेट होते हैं, तो इसलिए आप इसको λ1 और λ2 करने की बजाय आपके पास दैट वुड बी आइडेंटिकल, लैम्डा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि मास एंड वेलोसिटी ऑफ दीज कोलाइडिंग पार्टिकल्स इज आल्सो सेम। तो आपके पास इस इक्वेशन के थ्रू काफी सारी कैलकुलेशंस हमारी परफॉर्म हो सकती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पॉजिट्रॉन एमिशन में मोमेंटम की कंजर्वेशन की इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हम लोग जब इस कैलकुलेशन के थ्रू या इस इक्वेशन के थ्रू मोमेंटम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास कुछ डाटा गिवन होगा जिससे हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये तो प्रोसीजर सारे का सारा हो गया कि ये सारा जनरेट हो गया। इस जनरेशन के बाद हम लोगों ने इसको डिटेक्ट भी करना है, डिटेक्शन ऑफ गैमा रे, सॉरी इमेजिंग ऑफ पेट स्कैन। अब हम लोग पेट स्कैन की इमेजिंग पे आ गए, थर्ड स्टेज है हमारी पेट स्कैन इमेजिंग। अगेन आई विल गो बैक टू दिस टू दैट स्लाइड, और उसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब हम लोग पेट स्कैन इमेजिंग पे जाते हैं तो दिस इज दैट मशीन जिसके अंदर आपने बंदे को रखा है, एंड दिस इज दैट, चेक दिस वन आउट, ठीक है। जो ट्रेसर है 10 बजे, जो ट्रेसर है वो जो ही यहाँ पे जाता है इलेक्ट्रॉन के साथ ni हाईलाइट करता है। तो अब देखें यहाँ से दो फोटॉन्स जनरेट हुए एंड दोस टू फोटॉन्स आर रीचिंग टू अपोजिट साइड्स, ठीक है। आप यूं समझ लें कि अगर ये जनरेट होते हुए मैंने इसको कॉपी कर लिया तो प्रोबेबली शायद मैं इसको वहां पे पेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। ओके नहीं, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो दो फोटॉन्स हैं, ये दो फोटॉन्स यहाँ से जब निकलते हैं तो दे रीच टू अपोजिट डिटेक्टर्स। यहाँ से जब आपको मैंने बताया कि ये जो प्रोसीजर यहाँ पे होगा, जब आपके पास ये डिटेक्टर्स, ये एनिहाइलेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है इस पार्ट में ब्रेन के, तो आफ्टर दैट ये दोनों फोटॉन्स यहाँ से एक लाइन ऑफ रिस्पॉन्स पे निकलेंगे। किस पे निकलेंगे? लाइन ऑफ रिस्पॉन्स पे जाएंगे ये। सो लाइन ऑफ रिस्पॉन्स पे जाने का मतलब ये हुआ कि दीज टू फोटॉन्स आर रीचिंग टू दीज डिटेक्टर्स इन दिस वे। तो यहाँ से आपके पास अगर हम इसको भी फोटॉन मानते हैं तो दिस इज अ फोटॉन, दिस इज रीचिंग टू दिस डिटेक्टर, डिटेक्टर D1, और दूसरा आपके पास एक और फोटॉन है जो उसी टाइम यहाँ से निकला, एंड दोनों फोटॉन्स इस जगह पे आके अपने अपने डिटेक्टर पे हिट कर रहे हैं। तो दिस इज योर फोटोन 1 एंड दिस इज योर फोटोन 2। अब ये जो लाइन जिसके ऊपर ये जा रहे हैं ना, दैट लाइन इज कॉल्ड योर लाइन ऑफ रेफरेंस। इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड योर लाइन ऑफ रेफरेंस, सॉरी लाइन ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। ये बात याद रखनी है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज योर लाइन ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है, लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। तो नहीं, मैं 10 बजे खाऊंगा, थैंक यू। So both photons follow a line in opposite direction. That line is called your line of response. So both photons follow a line of response. Line of response, yes. ठीक है। तो अब ये इस तरह की बॉडी में ना मिलियंस ऑफ लाइन ऑफ रिस्पॉन्सेज जनरेट होती हैं, एंड ऑल दोज लाइन ऑफ रिस्पॉन्सेज आर
डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर्स। लाइन ऑफ रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि द फोटॉन्स आर, ये एक्चुअली आपके पास ना, ये जब फोटोन हम लोग ऐसे डिटेक्टर्स हम लोगों ने लगाए थे जो फोटोन डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फोटोन डिटेक्टर्स का मतलब ये होता है कि ये जब हिट करते हैं तो दे जनरेट लाइट, ठीक। इनका एक प्रॉपर नाम है बट आई फॉरगेट दैट नाम। तो द फोटॉन्स आर हिट एट डिटेक्टर्स, ठीक है, एंड दे generate a response over there. They generate a response over there. अब ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, इस तरह की ढेर सारी लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सेज आपके पास बनती हैं, एंड दोज लाइन ऑफ रिस्पॉन्सेज आर बेसिकली, हाँ मैं ये इसको डिलीट कर देता हूँ। ये बेसिकली वो था, एक्युमुलेशन लेवल था ग्लूकोज का, कि जो भी आप हमारे पास मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं उनका ग्लूकोज का एक्युमुलेशन लेवल उसने दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो आपके पास इन्फेक्टेड सेल्स हैं ये, दे आर हैविंग 19.4 मिलीग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, और जो आपके पास बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं दे हैव जस्ट 0.1% अब्जॉर्प्शन लेवल ऑफ ग्लूकोज। तो ये एक्चुअली मैंने इसलिए उठाई थी ये डायग्राम कि आप लोगों को वहां पे ये मैं शो कर सकता हूँ। एनीहाउ इसका सच कोई ज्यादा फंक्शन नहीं है, लेट्स पुट इट ओवर हियर। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि द रिस्पॉन्स ओवर देयर, और उससे मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सेज आपकी जनरेट होती हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ रिस्पॉन्स आर जनरेटेड। अब उन सब लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सेज को आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है, ठीक है। दे आर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर एंड इमेज इज बिल्ट। दे आर प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर, इसलिए इसको कंप्यूटेड स्कैन कहा जाता है, एंड रीबिल्ट, एंड एन इमेज इज रीबिल्ट, ठीक है जी, इमेज इज रीबिल्ट। तो इसकी आपको मतलब इमेजिंग का फायदा ये होता है, जैसे मैंने ऊपर टॉप पे एक इमेज रखा था, मैंने कहा था कि आपके साथ इसे शेयर करूंगा, लाइक दिस वन। ये सारे का सारा आपके पास क्या है, गैमा रे स्कैन है, ठीक है। पेट स्कैन में मैंने ये बताया है, यूज बाय ट्रेसिंग टेक्नीशियम के साथ इसने इसको ट्रेस को वो किया हुआ है। बोन्स के अंदर मेटाबॉलिज्म, ये बेसिकली बोन मैरो कैंसर को डायग्नोज करने के लिए यूज किया जाता है बोन्स के अंदर, क्योंकि नॉर्मली हम एक्सरे एमआरआई वगैरह किसी से भी ये काम नहीं कर सकते, तो उसके लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास इमेजिंग में, जैसे आप देखें ये हमारे पास इमेजिंग है, ये मैंने लाइन ऑफ रिस्पॉन्स के लिए एक इमेज यहाँ पे मैंने रखा था कि ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब हम लोग इसको करते हैं, आई मीन जब इसको हम लोग दोबारा वो करेंगे, तो ये आपके पास इमेज है एक्चुअली, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर की वैल्यूज को वहां पे मैं लेके जाता हूँ, कोशिश करूंगा कि इस सारे को उठाया जाए और फिर इसको हम लोग ना वहां पे पेस्ट कर सकें किसी तरीके से, ठीक है, ताकि आपको डायग्राम नोट्स जब मैं आपको डिलीवर करूं तो आपको वहां पर नोट्स के ऊपर भी ये प्रॉपर समझ आ जाए। तो ये वो डिटेक्टर की एरेज हैं जिसके ऊपर मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि बेसिकली आपके ये सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो आपके अकर होंगे वहां पे, ठीक है। जी सर। बात समझ आई है? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मोस्टली ये थ्योरी है, इसको हम आप यूँ समझ लें थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है ऐसे सारे कॉन्सेप्ट्स को अब्जॉर्व करना, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को जितना मैक्सिमम हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो ये आपके पास ना लाइन ऑफ रेफरेंसेस बनती हैं
कई ज़्यादा लाइंस ऑफ रेफरेंसेस बनती हैं, तो उससे फिर हम लोग इमेजिंग करते हैं। ये इमेजिंग बेसिकली आपके पास 1 मेगा इवेंट्स के लिए और ये 55 मेगा इवेंट्स के लिए है। जितना भी हम लोग इसको ज़्यादा अच्छे डिटेल में डिस्कशन वो करेंगे, इमेज रीबिल्ड करेंगे, सो दिस विल बी द फाइनल इमेज, जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये आपके पास जिस तरह हम लोग इमेज रीबिल्ड करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर यूज़ करते हैं, ये उसके अंदर की टेक्नोलॉजी है, मशीनरी है। और फिर हम लोग जब इस सारे को कंफर्म कर लेते हैं या इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपके पास ये जो ग्लो वाला एरिया होता है ना, दैट शोज के देयर आर सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया हुआ है कि ये जो आपके पास एरिया है, ये वाला रीबिल्ड किया जाता है, द ग्लोइंग पोर्शंस या ग्लोइंग पार्ट ऑफ इमेज represents the infected areas या infected tissues। ठीक है, तो ये आपके पास एक पेट स्कैन के हवाले से काफी डिटेल्स थी। और पेट स्कैन का एडवांटेज ये है कि इट इज यूज्ड टू लोकलाइज द अर्ली स्टेज ऑफ द ट्यूमर और कैंसर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू लोकलाइज, वैसे नॉर्मली ये ट्रेस आउट नहीं होता, लोकलाइज द अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर और ट्यूमर, ये इसके लिए होता है। ठीक है, वैसे ये बहुत ही महंगा है। 1 स्कैन इज कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 100,000 रुपीज एक स्कैन का है। ये भी लाहौर में एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो करता है। वैसे नॉर्मली ये 140,000 के करीब ये जा रहा है। जी सर, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है ना ये लाहौर में? हाँ, मेरा हाल लाहौर में ही है, वही मैंने पढ़ा है, PKR में करता है ये। तो इसलिए नॉर्मली हम लोग इससे अवेयर नहीं है। जो बाकी डायग्नोसिस हैं वो तो हम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं और वो हो भी जाते हैं, इसलिए वो हम डेली लाइफ में उनके साथ हमारा वास्ता पड़ता रहता है। लेकिन ये जो आपके पास स्कैन है, ये स्कैन आपका नॉर्मली डेली आम रूटीन में नहीं होता लोगों का, इसलिए हमें नहीं पता होता कि यार ये स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, ये सारी की सारी सिचुएशन थी। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसको याद रखना है, इसकी कुछ कैलकुलेशन वर्कशीट एज सच एज अवेलेबल नहीं है अभी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, देयर आर सम क्वेश्चंस, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जी सर। ओके मेरा बेटा, ये हमारा मेडिकल फिजिक्स कंप्लीट हो गया है। सही। अच्छा।